नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे कमल कुमार जी की कहानी शुभारंभ। तो आइए सुनते हैं कहानी शुभारंभ। वह बाथरूम में गया था। दरवाजा खुला भी रहे तो क्या, वह जोर जोर से रोया था, चीखें मार मार कर चिल्लाया था, आह ओह ई के साथ गला फाड़कर चीखा था। मैं शांति, अब क्या करूं मैं। वह हाँफ रहा था, पसीने से लथपथ। वह पस्त होकर वहीं पॉट पर बैठ गया था। चलो उठो, हो गया बहुत, हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाओ। शांति थी। वह वैसे ही सिर के बालों में उंगलियां उलझाए बैठा रहा था। शांति ने झकझोरा था, चलो उठो, बाहर निकलो यहां से। वह उठा था। उसने वॉश बेसिन का नलका खोला था। दोनों हाथों में पानी लेकर मुंह धोया था। आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे थे। मन शांत हुआ। अपना आप हल्का लग रहा था। कई दिनों से भीतर घुमड़न हो रही थी। कितना जरूरी था इस गुबार का निकल जाना। वापस घर चला जाता तब तो यह संभव ही नहीं था। घरों की दीवारों में सेंध लगाकर आवाजें बाहर कूद जाती हैं। फिर क्या होता। मिसेस मारिया दीवार से झांक कर पूछती, आपके यहां सब ठीक है ना जी। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। फोन खड़कता। हेलो, क्या हुआ, घर में सब ठीक है ना, आप ठीक है ना। जी, क्या हुआ। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। फिर दरवाजा खटका था। मिस्टर मलिक खड़े थे। सब ठीक है ना गुप्ता जी। हाँ जी, पर क्या हुआ। उसने अनजान बनना ही ठीक समझा था। कोई चीख रहा था। यहां तो कोई नहीं, मैं ही हूं। किसी का टीवी ऑन रहा होगा। आप आइए। नहीं, बस ऑफिस के लिए निकलूंगा। थैंक यू मलिक साहब, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। अरे नहीं, हम पड़ोसी ही तो हैं ना। यहां वह सुरक्षित था। दूर दूर तक कोई नहीं, कोई बाधा नहीं। आवाज बाहर जाए भी तो क्या, कोई है ही नहीं। थोड़ी थोड़ी दूर पर घर तो हैं, पर वहां कोई आता जाता नहीं दिखता। खिड़कियों दरवाजों पर हमेशा पर्दे पड़े रहते हैं। बस कारें ही बाहर फिसलती आती जाती दिखाई देती हैं। वह किचन में गया। उसे ध्यान आया, उसने तो लंच भी नहीं खाया था। उसने अपनी प्लेट में ब्रेड के टुकड़े रखे। फ्रिज खोलकर सलाद और चीज स्लाइस ले लिया। मन कर रहा था करारी सिकी रोटी होती, दाल सब्जी होती, पर जब से वह आया था महीना भर हो गया था। प्रोमिला ने एक दो बार ही खाना बनाया था। वह उठकर टीवी का रिमोट उठा लाया। हमारे लिए दो ही चैनल थे जिनको देखा जा सकता था। इधर उधर सर्फिंग करने के बाद उसने बेटे के कहे अनुसार वही चैनल लगाया था। यह न्यूज चैनल था। उसे अच्छा लगा था। उधर की खबरें सुनकर मौसम का हाल बताया जा रहा था। घड़ी देखी, आज का बदहाल दिन भी गुजर गया था। उसने लैपटॉप खोला। वापसी की सीट बुक करा लेता हूँ। सीट आसानी से मिल भी गई थी, पर उसका क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट हो रहा था। अब उसे रुकना ही पड़ेगा बच्चों के आने तक। अपने समय पर दोनों आ गए। कार पार्क करने की आवाज उनकी ही होगी। हाय पापा, हाउ वॉज द डे। वह डरा था। क्यों, क्या हुआ। मेरा मतलब आप बोर तो नहीं हुए। कोई फिल्म देखी क्या। इट्स ओके। जरा देखना, मेरा कार्ड रिजेक्ट हो रहा है। मैंने वापसी की टिकट बुक करानी चाहिए थी। पर क्यों पापा, आप रुकिए ना अभी कुछ दिन और। वहां भी तो अब कोई नहीं। हमारे पास रहिए आप। इस वीकेंड पर बाहर चलेंगे। प्रोमिला, आज पापा के लिए अच्छा सा कुछ खाना पकाते हैं। मैंने अभी खाया, आज लंच खाना भूल गया था। तुम जरा देखना इसकी पेमेंट कैसे होगी। अभी देखता हूं, इसकी प्रॉब्लम नहीं, पर इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं। यहां हम हैं, वहां आप कौन हैं। वह हंसा था। कहना चाहता था पर कहा नहीं। यहां कौन है मेरे साथ। तुम लोग सुबह 8 बजे निकल जाते हो, शाम को 7 साढ़े 7 बजे लौटते हो। वीकेंड पर बहुत से घर के काम होते हैं। फिर सोशलाइजेशन भी तो होनी होती है।
सब ठीक ही तो है। उन्हें सोचते देखकर संजीव ने कहा था, पापा अभी रुकिए, आप जाने की जल्दी ना करिए। प्रोमिला ने भी संजीव की हाँ में हाँ मिलाई थी। अब तो मैं जाऊंगा, उसने निर्णय के स्वर में कहा था। तुम देखो जरा, मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों रिजेक्ट हो रहा है। प्रोमिला ने लैपटॉप अपनी ओर किया। अरे, आपने 10 तारीख भर दी, आज 7 तारीख हो गई, अभी है ना 3 दिन। यह हो गया पापा, बस चाहो तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, पर आपका जाना अच्छा नहीं लग रहा। फिर आ जाऊंगा बेटी, अब तुम दोनों को भी आना है। 2 दिन ही बीच में थे। इधर उधर बिखरा उसने अपना सामान इकट्ठा कर लिया था। आया था तो सूटकेस भरा हुआ था। शांति जैसा चाहती थी, बच्चों के लिए उनकी पसंद की बहुत सारी चीजें लेकर आया था। अब सूटकेस खाली जैसा ही हो गया था। संजीव ने आखिरी कोशिश की थी। पापा, अगले हफ्ते सिद्धार्थ आ रहा है, छुट्टी है उसकी, 2 हफ्ते रुकेगा। वो आएगा तो दिन में उसके साथ आपका दिल लगा रहेगा। वह हंसा था, पर अब तो जाना ही पड़ेगा, सीट भी बुक हो गई है। अब तुम तीनों आना। सिद्धार्थ तो बहुत छोटा था जब आया था, उसको तो कई साल हो गए, आया ही नहीं। उसे याद आया था, कुछ 3 साल पहले वे दोनों आए थे। शांति थी तो समय कट जाता था। बाहर कैसे जाया जाए, गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए। मॉल में रोज क्या किया जाए, घर पर ही टीवी, कंप्यूटर और फिल्मों के सहारे रहो। सिद्धार्थ उन दिनों स्कूल के बाद घर पर ही होता था। उसके कानों में हमेशा ढक्कन जैसे ईयरफोन लगे रहते, दोनों तरफ तारें लटकती रहती। उसे आवाज देकर बुलाना संभव ही नहीं था। उसके हाथ में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता ही था। मोबाइल होता या फिर आईपैड होता था, नहीं तो टैबलेट, जो हमेशा ही उसके साथ रहता था। वह हमेशा कानों में ईयरफोन लगाकर कुछ न कुछ सुनता रहता, नहीं तो टीवी देख रहा होता, अपने दोस्तों से बातें करता, ऐसी भाषा में कि कानों में उंगलियां डालनी पड़ती थी। हर वाक्य के साथ फक हिम, ब्लडी इन हिज एस, मदर फकर, शिट ब्लडी शिट। शांति पूछती, यह क्या हो रहा है? मैं क्या बताऊं? वह परेशान होती थी। एक दिन उसने सिद्धार्थ से हंसकर कहा था, बेटा जो तुम बोल रहे हो इसका मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी भाषा में समझाऊं? ओ नो ग्रैंडमा, इट्स ओके। उसे कैसे बताया जाए इट्स नॉट ओके। वह घर पर नहीं था, संजीव के साथ चला गया था। शांति घर में अकेली थी। उसका पैर टेबल से अटक गया, वह गिर पड़ी थी। वह चिल्लाती रही सिद्धार्थ का नाम लेकर। वह वैसे ही उससे 20 कदम दूरी पर कानों में ईयरफोन लगाए बैठा रहा था। शांति बेहोश हो गई थी। होश आया तो सिद्धार्थ खड़ा था। वाई आर यू स्लीपिंग ऑन द फ्लोर ग्रैंडमा? गेट अप, स्लीप ऑन द बेड। उसने बताया था। उसके सिर से खून निकल रहा था। ओह, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। वह दवाई लेकर आया था, हाथ पकड़कर उठाया था और अंदर बेड पर लिटा दिया था। यू वॉन्ट समथिंग एल्स? नहीं, ठीक है अब। वह चला गया था। वह टीवी ऑन करके बैठा था। शांति घबराकर दौड़ी गई थी। ये इतनी गोलियां क्यों चल रही हैं? अरे तू इनको क्यों मार रहा है? वह हंसा था। रिलैक्स ग्रैंडमा, यह गेम है, इसे शूट कहते हैं। नहीं बेटे, इतना हिंसक गेम क्यों खेलते हो? मत खेलो। इस तरह का खून खराबा करना कौन सा गेम है? इससे तुम्हारी संवेदनाएं मर जाएंगी। ओ रिलैक्स ग्रैंडमा, इट्स जस्ट अ गेम। घर आए संजीव और प्रोमिला को भी उसने समझाना चाहा था, पर वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। सब खेलते हैं, तो भी मैं उसे समझा दूंगा। पापा, आपको शॉपिंग करनी है क्या? परसों तो आप चले जाएंगे। नहीं बेटे, शॉपिंग किसके लिए करनी है? आज सोच रहा हूं यूं ही बाहर थोड़ी देर सैर कराता हूं। पर पापा, यहां से जॉगिंग ट्रैक तो काफी दूर है। आपको छोड़ भी दूं, पर आने में आपको मुश्किल होगी। मैं तो यहीं बाहर थोड़ा सा टहल लूंगा, घर के सामने तक। यहां बाहर कुछ नहीं है।
आप टीवी देख लेना, तुम चिंता ना करो, आराम से दफ्तर जाओ। वह बाहर आया। हरा भरा तो था। उसने देखा थोड़ी थोड़ी दूर पर घर जैसे भी नजर आ रहे थे। वह जब से आया था उसने इन दरवाजों को कभी खुलते नहीं देखा था, खिड़कियों में कभी किसी को झांकते भी नहीं देखा था। वह आगे बढ़ा था। पेड़ तो थे पर कहीं कोई पक्षी नहीं, कौवा और गिलहरी तक नहीं, इधर उधर घूमते कुत्ते तक नहीं थे। ह्यूमन हैबिटेशन इतनी इनह्यूमन कैसे हो सकती है? उसने देखा था वह घास में निरंतर इंसेक्टिसाइड छिड़कते थे। घास में कीड़े होते ही नहीं, पक्षी क्या खाएंगे? दादी नानी अनाज चुगती, बटोरती, पछोड़ती, धोती और छत या आंगन में सूखने के लिए फैला देती थी। पर यहाँ क्या है? पक्षी क्या खाएंगे, क्या चुगेंगे? वहां वह घर से एक फरलांग पर रोज सुबह पार्क में जाता था। पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चहचहाते रहते। वह उन सब की आवाजें बिना उनका नाम जाने पहचानने लगा था। कुछ दिनों पहले उसने नेचर क्लब ज्वाइन किया था। नेचर क्लब के सदस्य पार्कों में जाते, पेड़ों को दिखाते, देखते और उनकी विशेषताएं और नाम बताते। फिर पक्षियों को देखना था। हमारे हाथों में दूरबीन थी। देखिए, थोड़ा पास आकर, इस पेड़ पर जो धारियों वाला पक्षी है वह भी नीलकंठ की ही एक प्रजाति है। ध्यान से देखिए, पत्तों की आड़ में है। इधर आ जाइए, यही होगा। थोड़े ही दिनों में वह ऊबने लगा था। उसने जाना छोड़ दिया था। वह पार्क में बैठा पक्षियों की चहचहाहट सुनता, उनका पंख फड़फड़ाना और किलोल करना देखता। उसे अच्छा लगता था। कभी कभी कोई माइग्रेटरी पक्षी भी दिख जाता, भटक कर आ जाता होगा अपने साथियों से। इन्हीं महीनों में इन्हें हजारों मीलों की यात्रा के बाद इधर आना होता है। बच्चे छोटे थे तो शांति के साथ उन्हें कई बार बर्ड सेंचुरी ले जाया करते थे। यहाँ पार्क में फूलों, फलों और छायादार कई तरह के पेड़ थे। प्रकृति के क्रम में वह उन पर नए फुटाव देखता, फूल और फलों का आना देखता। तपती धूप में अमलतास, गुलमोहर और टेसू के पेड़ों पर पीले और लाल फूल रंगों की दुनिया रच रहे होते। फिर कुछ दिनों में इनकी लाल पत्तियां और अमलतास की पीली झुमकियां इधर उधर बिखर जाती। एक दूसरे के साथ मिलकर ये पत्तियां आसपास घास पर और कोनों पर इकट्ठी हो जाती। लगता कुदरत के जुलाहे ने लाल पीले धागों में चादर बुंदी हो। वह उनको देखता और तरह तरह की कल्पना करता। उसके बाद उन्हें घर जाकर कैनवास पर रंगों में साकार कर लेता था। यहाँ प्रकृति पर इंसान ने अपनी सत्ता जैसी स्थापित कर रखी थी। वह वापस आ गया था। संजीव उसे चेक इन करवाकर लौट गया था। अभी समय काफी था, तो भी वह सिक्योरिटी चेक करके अंदर जाकर ही बैठेगा। लंबा कॉरिडोर चलकर वह निर्धारित गेट के सामने लाउंज में आ गया था। पढ़ने के लिए उसने 2 अखबार उठा लिए थे। उसने नजर इधर उधर दौड़ाई। यह फ्लाइट डायरेक्ट दिल्ली की थी। इसमें इंडियन ज्यादा होते हैं। उसने 1 कप चाय का लिया था और बैठ गया था। अखबारों में ज्यादा मन नहीं लगा था। अधिकतर खबरें उसके लिए अप्रासंगिक थीं। अनाउंसमेंट हुई थी कि फ्लाइट 1 घंटे लेट हो जाएगी। यह बड़ा अप्रत्याशित लगा था। बोर्डिंग की अनाउंसमेंट की बजाय फ्लाइट के लेट होने की सूचना थी। वह उठकर मैगजीन उलटने पलटने लगा था। उसने देखा वह स्त्री घबराकर उठी थी और इधर उधर देख रही थी। फिर उसके पास आ गई थी। बोर्डिंग का समय तो हो चुका, अब तक एंट्री नहीं खुली। उसने अपना बोर्डिंग पास दिखाया था। शायद आपने अनाउंसमेंट नहीं सुनी, फ्लाइट 1 घंटे लेट होगी। वह लौट गई थी, पर अब भी इधर उधर जैसे कुछ ढूंढ रही थी। घबराई सी मेले में खोए बच्चे की तरह लग रही थी। अब रोई कि अब रोई। शायद उसे कुछ चाहिए होगा। पूछूं क्या? फिर संकोचवश अपनी कुर्सी पर लौट आया था। भाई साहब, यहां वाटर कूलर होना चाहिए। जरूर होगा, आप रुकिए, मैं पानी लाता हूं। यहां तो सब जगह वॉश बेसिन के टैप से ही पीने के पानी का टैप भी होता है। कॉफी वाले से डिस्पोजल गिलास लेता हूं।
जरा रुकिए, उसने अपने बैग से एक छोटा गिलास निकाल कर दिया था। ओह, ध्यान आ गया, यहाँ पीने का पानी अलग से नहीं होता, मिनरल वाटर तो होता है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है ना। रुकिए भाई साहब, बस अब मैं ले आती हूँ। आप भी दिल्ली जा रहे हैं क्या? मेरा सवाल उसने पूछ लिया था। स्थिति आसान हो गई थी। जी, फ्लाइट लेट है, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए, ला देता हूँ। खाने के लिए कुछ चाहिए क्या? वह चौकन्नी सी हुई थी। आप बैठ जाइए प्लीज। उसने अपने बैग में से 2 पैकेट निकाले थे। आप लीजिए। उसने एक पैकेट बढ़ाया था। यहाँ का कुछ खाया नहीं जाता, इसलिए यह बना लाई थी। आलू के पराठे हैं, आप लीजिए। वह हिचकिचाया था। उसने दोबारा कहा था, लीजिए, घर का है। वह हंसा था। बाहर का कैसे हो सकता है, पराठा है ना। उसने संकोच के साथ पराठा ले लिया था। एल्युमिनियम फॉइल हटाई थी। अचार का एक टुकड़ा भी था। आप औरतें बहुत कुछ अच्छा और व्यवहारिक सोच भी लेती हैं और कर भी लेती हैं। वह पहले खुश लगी थी, फिर उदासी का धुंधलका सा चेहरे पर घिर आया था। हम औरतें हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं। वैसे भी इसमें खास क्या है, अब तो इसकी जरूरत भी नहीं रही। देखिए ना, यहाँ खाने के लिए कितना कुछ है। हमारे बच्चों को क्या फर्क पड़ता है। उसे शांति की याद आई थी। जब भी कहीं जाना होता, ट्रेन हो या हवाई जहाज, हमेशा कुछ न कुछ बनाकर बैग में रख लेती थी। बेटा हंस रहा था। मम्मा, फ्लाइट में जाना है, लंच होगा ही, आप क्यों पराठे बना रही हैं? कोई नहीं बेटा, अब बन ही गए हैं तो रख लेती हूँ। तुम्हारे दोनों के लिए भी बना लिए हैं, खा लेना। ओहो मम्मा, बाहर निकलो, फ्लाइट का समय हो रहा है। चलो तैयार हो जाओ। वे पराठे हमने सिंगापुर में घूमते हुए खाए थे। जगह जगह खाने के रेस्तरां थे, पर खाने में वही सूपी नूडल्स और सी फूड। वह हंसी थी। देखा, कितने काम आए ये पराठे, अब यही खाओ। शाम को किसी अच्छे रेस्तरां में बैठेंगे तो शाकाहारी खाना भी मिल ही जाएगा। वह सोच रहा था कि ये सभी औरतें इतनी व्यवहारिक कैसे होती हैं और आगे का कैसे सोच लेती हैं। घंटा भी गुजर गया था। बोर्डिंग शुरू हो गई थी। प्लेन में उसकी सीट खिड़की के पास थी। चलो अच्छा हुआ, उस औरत को बीच में 5 सीटों वाली रो में सीट मिली थी। 17 घंटे की फ्लाइट थी। खाने के बाद लाइटें बंद कर दी गई थीं। यात्री अपनी अपनी सीटों पर गर्दन लुढ़काए ऊँघने लगे थे। उसने देखा, वह भी एक तरफ गर्दन लुढ़काए आधी सोई आधी जागी स्थिति में थी। वह उठा। उसने कहा, मेरे साथ की 2 सीटें खाली हैं, मैं आपकी सीट पर बैठता हूँ। आप बीच से आर्म होल्ड निकालकर कुछ देर लेट जाइए। वह हिचकिचाई थी, फिर उठकर चली गई थी। वह उसकी सीट पर बैठा था। सीट पीछे खिसकाकर आंखों पर सोने के लिए कपड़े की ऐनक पहन ली थी। कुछ भी हो, समय हमेशा गुजर ही जाता है। वह उठकर आया था। यहाँ खिचपिच में आप कहाँ बैठेंगी? जाइए, अब आप अपनी सीट पर आराम से बैठिए। उसने अपने लिए एक फिल्म लगा ली थी। समय गुजारने के लिए यही अच्छा था। पता नहीं उसे क्यों लगा था, स्क्रीन पर वह जो देखना चाहती है उससे नहीं हो पा रहा है। वह सही था, पर उसने एयर होस्टेस को बुला लिया था। अच्छा किया, यह सही भी था। चाय नाश्ते और खाने में जो समय गुजर जाता है, उसके बाद भी समय रहता है। इस बार वह अपनी पसंद की किताब पढ़ने के लिए लाना भूल गया था। मन में खलबली सी मची थी। बहुत से सवाल उठ रहे थे। शांति के बिना घर में जाने का कोई उत्साह नहीं था, पर अब दूसरा भी तो कोई विकल्प नहीं रहा। पहले जो धुंधली सी आशा की किरण थी कि 2-4 महीने संजीव के पास बिताए जा सकते हैं, वह यथार्थ के अंधेरे में बिला गई थी। फ्लाइट शेड्यूल टाइम से लगभग 1 घंटा लेट थी। वहां से चली ही लेट थी। घड़ी में समय मिलाया था। भारतीय समय के हिसाब से 10 बज रहे थे। उसने आग्रह करके उसका हैंडबैग ले लिया था। सामान पट्टी से सामान लेने के लिए उसने उसके लिए भी एक ट्रॉली ला दी थी। सामान भी जल्दी ही आ गया था। वह बाहर जाने के लिए आगे बढ़े थे।
ग्रीन चैनल से एग्जिट में पहले वह रुका था। प्रीपेड टैक्सी लेनी होगी, आपको शायद कोई लेने आएगा। उसके कदम थम गए थे, चेहरा लटक गया था। देखा, वह रो रही थी, कहीं गिर ही ना जाए। उसने उसे रोका था, कुछ दूर पड़ी कुर्सियों तक ले आया था। उसकी ट्रॉली से सूटकेस उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लिया था। आप बैठिए, आई एम सॉरी। वह चेहरा टिश्यू पेपर से बार बार साफ करती, पर फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते। उसने दोहराया था, आई एम सॉरी। चलिए शांत हो जाइए, प्रीपेड टैक्सी ले लेते हैं। वह उठकर शिथिल कदमों से चलने लगी थी। आप यहां रुकिए, मैं लेकर आता हूं। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं अब ले लूंगी। एक ही बात है, आप बताइए आप कहाँ जाएंगी? वह ट्रॉली खड़ी करके उसके साथ ही आ खड़ी हुई थी। मुनीरका का ले लीजिए। काउंटर पर बैठा व्यक्ति कह रहा था, आपको रुकना पड़ेगा, एक साथ 3 फ्लाइट लैंड की हैं। टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी अभी 5-10 मिनट में आती होगी, पर उसने कहा था, आप इसे ही वसंत कुंज का बना दीजिए। मैं आपको छोड़कर वहीं से आगे वसंत कुंज चला जाऊंगा। कैसा इत्तेफाक है। काउंटर का वह व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा था, पर उसने टिकट बदल दिया था। उसके बहुत मना करने पर भी उसने पैसे दे दिए थे। वहां ज्यादा मैं करना ठीक नहीं लगा था। आइए मैम, मुनीरिका से वसंत कुंज रास्ते के एवज में मुझे आपको किसी अच्छी जगह कॉफी पिलानी पड़ेगी। कोई बुरा विचार नहीं है। वह बता रही थी, उसका बेटा यहीं न्यूयॉर्क में है और बेटी शिकागो में है। मेरे पति यही चाहते थे, बच्चे अच्छा करें, जीवन में आगे जाएं। हुआ वही जो वे चाहते थे। बच्चों को स्कॉलरशिप मिला, वे वहां पढ़े भी और अब दोनों जॉब में हैं। पर अब वे नहीं हैं। वह व्याकुल हो गई थी, उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे सांत्वना दे। जीवन भर हमने संघर्ष किया। वे शिक्षा मंत्रालय में थे, वहीं से अंडर सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। मैं भी दफ्तर की नौकरी छोड़कर कोर्स करके स्कूल में अध्यापिका बनी थी, ताकि बच्चों को और परिवार को भी एक साथ देख सकूं। दफ्तर में थी तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकल घर लौटने में 7 भी बज जाते। कुछ बुरा तो नहीं था, अच्छा भी कुछ नहीं था। अध्यापिका से शुरू किया, अध्यापिका ही रही। मेरे साथ की सभी लड़कियां प्रमोशन होते होते अंडर सेक्रेटरी तक तो पहुंच ही गई थीं, तो भी सब ठीक ही रहा। परिवार के सदस्यों की, बच्चों की, घर की देखभाल ठीक से हो गई। आर्थिक रूप से भी लाभ तो हुआ ही। सरकारी नौकरी की सुविधाएं थीं, सरकारी फ्लैट भी मिल सकता था, पर हम दोनों में से एक को ही मिलना था, सो इन्होंने लिया। मुनीरिका पहुंच गए थे। टैक्सी वाले ने उसका सूटकेस बरामदे में रख दिया था। वह उतरी, शुक्रिया किया था और हाथ हिलाकर जैसे विदा भी दे दी थी। घर पहुंचते देखा तो उसका हैंडबैग वहीं रह गया था। पर अब क्या हो सकता था, कल देखा जाएगा। बंद घर में इतने दिनों बाद आना कितना मुश्किल होता है। समय लगता है उसे ठीक ठाक करने में। सफाई धुलाई, फिर किचन की कुछ ज़रूरी चीज़ें सभी चाहिए होंगी। अभी उसने पहुंचकर सिर्फ नहाकर सोने की तैयारी की थी। कमरे गंदे थे, पर उसने सिर्फ अपने बेड की चादर बदली थी, बाकी सुबह देखा जाएगा। उसे ध्यान आया, 2 दिन हो गए थे उस महिला का हैंडबैग अब भी यहीं पड़ा था। आज देकर आना है। वह उसे देखकर खुश भी लगी थी और थोड़ी हैरान सी भी थी। आपका हैंडबैग टैक्सी में ही रह गया था, उतरते हुए देख लिया था, वही लाया हूं। मैंने सोचा था, फिर लगा था शायद वह वहीं एयरपोर्ट में ही रह गया था। आइए। वह अंदर आया था। MIG फ्लैट था, पर सब ठीक ठाक सा ही लगा था। आप चाय तो पियेंगे? चाय पीते हुए वह फिर उदास हो गई थी। भाई साहब, एक काम और करवा दीजिए, यह घर बिकवा दीजिए। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपका घर है। नहीं, यहाँ रहना मुश्किल है। मुझे इसमें सारा समय अपने पति चलते फिरते बातें करते दिखाई देते हैं। कभी बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं।
मैं कल 2 ओल्ड एज होम में जाकर आई हूँ, वहां भी जगह नहीं है। वेटिंग में नाम लिख लिया है। 6 महीने 1 साल तक भी लग सकता है। पर घर को बेचकर आप क्या करेंगी? कुछ नहीं, किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। वृद्धाश्रम भी तो अच्छी खासी रकम मांगते हैं रहने के लिए। पर आप ऐसा क्यों करेंगी? आपका घर है, धीरे धीरे सब ठीक भी हो ही जाएगा। भाई साहब, शुरू में बड़े परिवार में रही। हमारी एक बड़ी हवेली जैसी थी, जिसमें दादा दादी, ताया चाचा, उनके परिवार, विधवा बुआ और बच्चे सब एक साथ रहते थे। फिर शादी हुई तो भी सास ससुर जेठ जेठानी थे। फिर अपने बच्चे हुए। कभी अकेला रहने का मौका ही नहीं आया। भरे पूरे घर में पैदा हुई, पली बढ़ी और रही। अब इस अकेले घर में नहीं रहा जाएगा, परछाइयों के साथ नहीं रह सकती। आप समझ लीजिए, मैं बड़ी ही कमजोर हूं। उसने सोचा था, फिर कहा था, आप चाहें तो मेरे घर के हिस्से में रह सकती हैं। वह इंडिपेंडेंट जैसा है। उसकी एंट्री भी बाहर से ही है, अगर आपको ठीक लगे तो। जब तक आपका कोई दूसरा प्रबंध नहीं हो जाता, आप वहां रह सकती हैं। वह सोच रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे आश्वस्त किया जाए। उसने पूछा था, आप कुछ दिन और अपने बेटे के पास भी रह सकती थी। उसे जैसे किसी ने गर्म सलाख से छू दिया था। वह कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर जड़ सी हो गई थी। उसे दुख हो रहा था। ऐसा गलत सवाल उसने क्यों पूछा? वह सुबक रही थी। प्लीज आप शांत हो जाइए। आई एम सॉरी। यह सवाल ही गलत है, नहीं पूछना चाहिए था। वह रुकी थी। आप नहीं पूछते, पर दूसरे लोग भी सलाह तो यही देते हैं, यहां से पैकअप करके वहीं चली जाऊं। बेटा कहता है, आपको मैं डिपेंडेंट घोषित कर दूंगा। आपको पेंशन भी मिलेगी, पर साल में कम से कम आपको 6 महीने यहां रहना होगा। पर वहां तो मैं यहां से ज्यादा अकेली हो जाती हूँ। वे दोनों सुबह जाते हैं, शाम ढले लौटते हैं। आसपास कोई नहीं जिससे बतियाया जा सके। बेटा कहता है, आराम से टीवी देखो, डीवीडी पर फिल्में देखो। दोपहर बाद बॉबी आ जाएगा, आपका उसके साथ दिल लग जाएगा। बॉबी आता, हाय ग्रैंडमा कहकर चला जाता। उसके कानों में हमेशा ईयरफोन लगा रहता। वह या तो मोबाइल पर होता, या आईपैड पर गाने सुन रहा होता, या फिर टीवी देखता, नहीं तो लैपटॉप लिए बैठा रहता। उसे कितनी भी आवाजें लगाओ, उस तक आवाज पहुंचती ही नहीं थी। पहुंचती कैसे? मैं वहां बीमार हो गई थी। कुछ चाहिए होता तो मैं उसको बुला बुलाकर थक जाती, फिर खुद ही उठती थी। वह आता था, कुछ चाहिए तो बुला लेना। पर कैसे? तुम कानों से ईयरफोन हटाओ तब ना। वह हंसकर चला जाता था। वह गलत कहाँ था? मैं भी गलत कहाँ थी? वहां घर के अंदर बाहर साए साए करता सन्नाटा पसरा रहता। यहां आ गई हूं तो बीते दिनों की परछाइयों से घिरी रहती हूं। सोचती हूं यह घर बेच दूं, कोई दूसरा घर ले लूं, या ओल्ड होम चली जाऊं। पर वहां भी जगह नहीं मिली। अगर आप चाहेंगी तो इसे बेचने की कोशिश की जा सकती है। तब तक वह हिचकिचाया था। आप मेरे फ्लैट के बाहर वाले हिस्से में रह सकती हैं। आप चाहें तो चलकर देख लें पहले। उसने घड़ी देखी थी। चला जा सकता है। वह उठी, हाथ मुंह धोकर साड़ी बदलकर आ गई थी। उसने उसे कमरा दिखाया था। कमरे के साथ बालकनी थी। साथ का स्टोर किचनेट की तरह इस्तेमाल हो सकता था। आइए बैठिए। वह चाय बना लाया था। लीजिए। चीनी कितनी डालूं? बस 1 चम्मच। आपका परिवार, पत्नी और बच्चे? वह इधर उधर देख रही थी। मैं भी अकेला ही रहता हूं। मेरी पत्नी भी अब नहीं है। मेरे भी दोनों बच्चे बाहर ही हैं। मैं भी आपकी ही फ्लाइट में बेटे के पास से ही लौट रहा था, यह सोचकर कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। जैसा भी हो, मुझे यहीं रहना है। मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसने देखा, उसके हाथ में पकड़ा चाय का कप गड़बड़ा रहा था। उसने उसके हाथ में से कप लेकर मेज पर रख दिया था। अब चलूं? वह उठी थी। मैं कल आ जाऊंगी। ठहरिए,
आपको छोड़ आता हूँ। मैं चली जाऊंगी, आप बार बार लाएंगे और छोड़ेंगे। आइए। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठा ली थी। रुकिए, अंदर तक छोड़ देता हूँ। गाड़ी पार्क करके अंदर आ जाइए। सोच रही हूँ दोपहर कब की ढल गई है। शाम आएगी, रात में बदल जाएगी। मैं बड़ी ही डरपोक हूँ भीतर से। अंधेरे में और अकेलेपन दोनों से डरती हूँ। जब से 3 दिन से लौटी हूँ, रात को सो ही नहीं सकी। घर में सारी बत्तियां जलाकर रखती हूँ रात को। मैं आज भी तो शिफ्ट कर सकती हूँ। आप रुकेंगे? बस 15 मिनट से ज्यादा नहीं। उसने अखबार लाकर रख दिया था। वह एक सूटकेस लेकर आ गई थी। घर में घूमकर सारी खिड़कियां दरवाजे चेक किए थे। गैस को चेक किया था। फिर छोटे छोटे खूबसूरत से 10-15 पौधे कार्टन में डाल रही थी। इनको तो लेकर जाना ही पड़ेगा। बहुत मेहनत से बनाए हैं। 8-10 कार्टन हो गए थे। बाकी चीजें बाद में भी लाई जा सकती हैं। कार्टन कार की डिक्की में रखे थे, कुछ पिछली सीट पर। वे पहुंचे। उसने सूटकेस दीवार के साथ टिका दिया था। पौधों के कार्टन भी वहीं रखवा लिए थे। वह कुछ सोचती हुई सी बैठ गई थी। आप परेशान न हो, कल तक सब ठीक ठाक हो जाएगा। कोई माली भी मिल जाएगा। ठीक से घर की सफाई भी अब कल ही हो सकेगी। वह वैसी ही बैठी रही थी कुछ सोचते हुए। भाई साहब, हमारी बिल्डिंग में एक लड़का और लड़की बिना शादी किए रह रहे हैं। पहले कुछ लोगों ने आपत्ति की, फिर लड़की ने समझाया हम दोनों एडल्ट हैं, आपको हमारे यहाँ रहने से कोई तकलीफ है क्या? वे दोनों सुबह अपने दफ्तर के लिए निकल जाते थे, रात को ही लौटते थे। शनिवार इतवार को ही कभी घर में रहते थे। मकान मालिक से पूछा था, आपको किराए की कोई परेशानी? देखिए आंटी जी, इसे लिव इन रिलेशन कहते हैं। कोर्ट ने भी कानून की दृष्टि से इसे ठीक ही ठहराया है। हम साथ साथ रह रहे हैं, ठीक लगा तो बाद में शादी की जा सकती है। वैसे अब भी सब ठीक है, पर हमें शादी की जरूरत नहीं लगती। उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। आखिर हर व्यक्ति को अपनी तरह का जीने का अधिकार है। वह रुकी थी। कोई भी हो, उम्र कितनी हो, वे एक दूसरे का सहारा बनकर साथ साथ नहीं रह सकते। रह तो सकते हैं, आपसी इच्छा से रहा जा सकता है। वह रुकी थी। आपकी और मेरी स्थिति एक जैसी है। हम भी तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आपके साथ 2-3 दिन का साथ लग रहा है जैसे वर्षों से आपको जानती हूं। आप बहुत संवेदनशील हैं। आप बहुत अच्छे हैं। उसने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया था और सुबक रही थी। प्लीज रिलैक्स। उसका हाथ उठा था, उंगलियां कांपी थीं। फिर धीरे से उसके बालों में हाथ फिराया था। मैडम, निश्चित ही हम दोस्त की तरह साथ रह सकते हैं। उसने गर्दन उठाई। मेरा नाम मृणालिनी देशपांडे है। आप मुझे सिर्फ मृणाल भी कह सकते हैं। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। दिनेश को छोटा करना मुश्किल है। वे दोनों हंसे थे। जरा रुकिए, आपकी रसोई में शांति जी का मंदिर भी होगा। मृणाल जी, घर का डिस्टेम्पर हुआ तो बहुत सी चीजें इधर उधर हो गईं। कोई संभालने वाला भी तो नहीं है ना। शांति ही घर का मैनेजमेंट करती थी। वह जॉब नहीं करती थी। वैसे एमबीए थी। शुरू में जॉब करती थी, पर हमारा छोटा बेटा छुटपन में बहुत बीमार रहता था। उसे सिर्फ मेड के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता था। उसने बिना पे छुट्टियां ली, पर नहीं हो सका। बच्चा कमजोर था और बार बार बीमार होता था। आखिर हमने फैसला लिया, हम दोनों में से एक ही नौकरी करेगा। मैंने कहा, तुम जाओ बाहर का संभालो, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। समय मिलेगा और मैं पेंटिंग करूंगा। मैं तो बनना ही पेंटर चाहता था। पिता के दबाव में पढ़ना पड़ा। ठहरो, पहले अपने बेटे से तो पूछो। बेटा सोचता रहा, मुझे आप दोनों ही चाहिए, दोनों के साथ रहूंगा। शांति हंसी थी। लालच मत कर, एक जन तो जाएगा। घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। आखिर उसने अपनी मम्मा को चुना था। शांति ने जॉब छोड़ दी थी, पर वह घर के फूड और होम केयर के अलावा
स्वास्थ्य विभाग और घर की इकोनॉमी भी देखती थी। 2 की बजाय 1 ही सैलरी से घर चल रहा था, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। घर का रख रखाव, बच्चों की देखभाल और पढ़ाई सब वही देखती थी। वह हमारी होम इंडस्ट्री की सीईओ थी। बाद में बच्चे बड़े हो गए तो उसने एनजीओ ज्वाइन कर लिया था। अब मैं हूँ, सुबह सैर करने जाता हूँ, दिन में फुर्सत में पेंटिंग कर लेता हूँ, शाम को क्लब में बिलियर्ड खेल आता हूँ। बस समय कट जाता है। वह इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। भगवान की कोई प्रतिमा कहीं होगी क्या? अरे हो गया, यह गणपति बप्पा की प्रतिमा है ना। एक थाली में गणपति की मूर्ति रख दी थी, चावल और हल्दी ढूंढ ली थी, थोड़ी चीनी भी रख ली थी। जरा थोड़ी रुई दीजिए। उसे समझ नहीं आया। उसने पूछा नहीं, रुई लाकर दे दी थी। अरे इतनी नहीं। उसने थोड़ी सी रुई से बाती बनाई थी, छोटी कटोरी में घी डालकर बाती रखकर दिया जलाया था। आइए यहाँ आ जाइए, जरा सा भगवान गणपति के सामने हाथ जोड़ दीजिए, शुभारंभ होगा। उन दोनों ने हाथ जोड़े थे, चावल और हल्दी का टीका लगाया था। दिए का प्रकाश ले लीजिए, अब मुंह मीठा कर लीजिए। चीनी चुटकी भर दी थी। यह हमारे जीवन के तीसरे चरण की शुरुआत है ना? गणपति मंगल करेंगे। वह उसका हाथ पकड़कर पूरे घर में घूम रही थी। अरे यह ईजल में आधी बनी पेंटिंग। उसने देखा कोने में बहुत सारी पेंटिंग रखी थी। ऑब्स्ट्रैक्ट में एक स्त्री छवि थी। यह छवि शांति की ही होगी। कई पेंटिंग कई तरह से, रेखाओं में, बिंदुओं में, रंगों के फ्यूजन में। अब आप निश्चिंत होकर पेंटिंग बनाओ। वह हंसा था। और आप बोनसाई उगाओ। बाद में हम एक प्रदर्शनी लगाएंगे, एक नया प्रयोग होगा। पेंटिंग के साथ बोनसाई रखने का प्रयोग सफल होगा, होना चाहिए। क्यों नहीं? जो प्रयोग ईमानदारी और निष्ठा से किए जाते हैं वे सफल ही होते हैं भाई साहब। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा था। सॉरी दिनेश, आप मुझे घर के बारे में समझा दीजिए। कुछ नहीं समझना आपको, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। सुबह काम वाली आएगी, सब कुछ कर जाएगी, खाना भी बना जाएगी। लेकिन खाना तो नहीं, खाना वही बनाएगी। आप सिर्फ अपनी पसंद और टेस्ट के बारे में बता देना। रात के लिए कुछ कुछ कर लेंगे। मैं करती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। नहीं, मैं कर लेता हूँ। एक दूसरे को धकेलते हुए वे दोनों रसोई में खड़े थे। वह हंसी थी। एक साथ कुछ कर लेते हैं। हाँ, अब साथ ही कर लिया करेंगे। उनकी हंसी घर के अंधेरे कोनों में रोशनी की किरणें बिखेर रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।